कोरोना आपकी सेहत से तो खिलवाड़ कर ही रहा है, साथ ही देश की आर्थिक सेहत भी कोरोना से बिगड़ रही है। लॉकडाउन के चलते रोजगार छिन रहे हैं, काम धंधे ठप हो रहे हैं, देश का गरीब तबका डबल मार झेल रहा है। कोरोना कैसे लोगों को कंगाल कर रहा है, इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ एक खास पैनल है इस वक्त जो इस पर हमें जानकारी देंगे, जो हमसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अभी इस वक्त देश में जो कोरोना को लेकर हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, वो कैसे हैं। अर्थव्यवस्था पर कोरोना के साइड इफेक्ट पर भी हम बात करेंगे। दूसरी लहर और इकोनॉमी पर कहर कैसे है, ये आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 23 करोड़ लोगों की इनकम घटी है, यानी कि 23 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं अगर आर्थिक तरीके से देखें तो। अप्रैल में 34 लाख लोगों की नौकरी चली गई। ये आंकड़े बता रहे हैं 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए। दूसरी लहर में कोरोना की वजह से यह आफत आई है। लोगों की आमदनी के साथ खर्च कम हो रहा है, क्योंकि आमदनी कम है तो लोगों के खर्च करने की शक्ति भी कम हो गई है। अप्रैल में ग्राहकों के सेंटीमेंट्स में 3.8% की गिरावट दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं और उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनके पास चलेंगे। मनोज गेरोला, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन से हमारे साथ हैं। डॉक्टर AP शर्मा, मुख्य अर्थशास्त्री, चैंबर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के हमारे साथ हैं। तमाम मेहमानों के पास चलें, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना काल में करोड़ों लोगों पर गरीबी की मार। महामारी के बीच पाई पाई के मोहताज हैं परिवार। हिंदुस्तान में कहर बरपा रहा कोरोना सिर्फ लोगों की जान नहीं ले रहा, बल्कि देश के करोड़ों लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल चुका है। दरअसल कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लाखों श्रमिकों को अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा। मुश्किल के इस दौर में उनकी बचत खत्म हो गई है और वो पाई पाई को मोहताज हो गए हैं। बचत खत्म होने के बाद श्रमिकों का परिवार जरूर खर्च के लिए कर्ज लेने को मजबूर हो चुका है। बेंगलुरु की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना संकट की सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में पिछले साल मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच 23 करोड़ गरीब मजदूरों की कमाई 375 रुपए की न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम हो गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शहरी इलाकों में गरीबी 20% और ग्रामीण इलाकों में 15% तक बढ़ गई है। इसमें कोरोना की दूसरी लहर के बाद गरीब लोगों की हालत और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। महामारी की मार का असर बेरोजगारी दर पर भी देखा जा रहा है। CMIE के मुताबिक देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच लागू लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के चलते बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्च स्तर पर यानी 8% तक पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.97% पहुंच चुकी है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 9.78%, जबकि ग्रामीण इलाकों में 7.13% है। मार्च 2021 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.50 थी। कोरोना की वजह से जारी सख्ती का असर सेविंग्स पर देखा जा रहा है। लोगों की बचत में लगातार गिरावट आ रही है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा प्रवासी मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है, जो कमाई करीब करीब खत्म होने के बाद परिवार का पेट पालने के लिए कर्ज लेने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास बचत के नाम पर अब कुछ नहीं बचा। एक तरफ करोड़ों लोगों पर गरीबी की मार पड़ी है, तो वहीं इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भारत के विकास को लेकर अपने अनुमान को घटा दिया है। वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस ने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को घटाते हुए 8.5 से 9% रहने का अनुमान जताया, तो गोल्डमैन सैश ने आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को घटाकर 11.1% कर दिया है। S&P ने GDP ग्रोथ के पूर्व अनुमान को घटाकर 9.8% तक कर दिया है।
अर्थव्यवस्था की हालत पतली होती जा रही है। इसका असर रोजगार से लेकर लोगों के सेंटिमेंट तक दिख रहा है। हालात से डरे लोग खर्च करने से गुरेज कर रहे हैं। लोगों का हुजूम गांव की तरफ पलायन कर चुका है और जो रुके हुए हैं उनके पास काम नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें लॉकडाउन बढ़ाने को मजबूर हैं, तो केंद्र सरकार आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। छोटी इंडस्ट्री से लेकर के बड़ी इंडस्ट्री इसके जद में आ चुकी है, तो वहीं छोटे कामगार जो सबसे ज़्यादा हैं यानी 90% असंगठित लोग पर इनका सीधा तौर पर प्रभाव पड़ा है। इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरोना की दूसरी लहर से मचे हाहाकार और उस पर काबू पाने के लिए लगाई गई पाबंदियों का असर ग्राहकों के सेंटिमेंट पर पड़ रहा है। लोग गैर जरूरी सामान की खरीदारी से परहेज कर रहे हैं। अप्रैल में ग्राहकों के सेंटिमेंट में 3.8% की गिरावट आई है, जो मई 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं हफ्ता दर हफ्ता देखें तो 2 मई को खत्म हफ्ते में गिरावट 5.4% रही है, जो नवंबर के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 18 अप्रैल को कंज्यूमर सेंटिमेंट में 4.3% और 25 अप्रैल को खत्म हफ्ते में 4.5% की गिरावट आई थी। कैट की माने तो अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की वजह से करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और यही नहीं, बैंक एनपीए बढ़ने की भी आशंका है। जानकारों का मानना है कि मार्केट बंद रहने से बिक्री घटी है और अब ग्राहकों की कमाई घटने से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पर सेंटिमेंट की बात करें तो सेंटिमेंट बहुत पुअर हैं। लोगों की जॉब बहुत ज़्यादा जा चुकी हैं और दूसरी तरफ है लोगों की इनकम ना होने से भी और बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको लोग अब खरीदारी करने से बच रहे हैं। मेडिकल इक्विपमेंट के खर्चे यहाँ पर लोगों के इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि और वस्तुओं की भी खरीदारी यहाँ पर कम कर रहे हैं और ऐसे हालात में इकॉनमी को काफ़ी हद तक नुकसान होता हुआ नज़र आएगा और आने वाले समय में ये गिरावट और बढ़ सकती है। सबसे बड़ी चोट छोटे कामगार, फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर और रियल एस्टेट में दिहाड़ी करने वाले मजदूर पर पड़ी है। दिल्ली से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ कोरोना संक्रमण की वजह से लोग बीमार हैं, तो इकोनॉमी पर भी कोरोना की मार है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एडिटर इन चीफ न्यूज़ नेशन मनोज घेरोला सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एसपी शर्मा, मुख्य अर्थशास्त्री, चैंबर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर भार्गव, मैं आपके पास आता हूं। अभी इस वक्त देश में लॉकडाउन क्यों जरूरी है, मैं ये समझना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहते होंगे कि इस वक्त जब कोरोना से देश करा रहा है तो लॉकडाउन क्यों जरूरी है और क्या जरूरी है भी। दीनाथ जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं संक्षिप्त में इसका जवाब दूंगा। 4 लाख केसेस रोज आ रहे हैं। वायरस हवा के माध्यम से जाता है। इसके साथ में जब तक हम लोगों का आवाजाही नहीं रोकेंगे कंप्लीट तरीके से, हम वायरस को नहीं रोक सकते। 2 ही चीजें हैं इस लड़ाई में, या तो हम प्रिवेंशन करें और प्रिवेंशन के साथ ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी करें। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी के लिए हमें हॉस्पिटल चाहिए, बेड्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए। प्रिवेंशन के लिए क्या चाहिए? लोगों से लोगों तक ये वायरस ना जाए। हम शायद 20 दिन पीछे हैं, जो हमें काम पीछे करना चाहिए था। हमें जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं वो करने की जरूरत थी। इंपॉर्टेंट चीज ये है, लॉकडाउन एक दवा की तरह है। वो रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब से बहुत सस्ता है, वेंटिलेटर से बहुत सस्ता है। आप ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये आंकड़े शायद नहीं जरूरत पड़ती अगर हमने आज से 20 दिन पहले यूज किया होता। पहली बार हमने लॉकडाउन को बहुत सख्ती से यूज किया, मतलब दवाई की ओवरडोज हुई जिसके हमें साइड इफेक्ट दिखे। दूसरी बार हमने उसको अंडर यूज किया तो उसके हमें सब साइड इफेक्ट्स की जगह उसका प्रभाव ही नहीं दिख रहा। हमको लॉकडाउन संक्षिप्त में स्मार्टली, इंटेलिजेंटली करना चाहिए था और करने की आवश्यकता है। अब उसका फायदा क्या होता है? वो आपकी चेन को ब्रेक करेगा तो लोगों का स्लो डाउन होगा, वैक्सीनेशन की दर बढ़ेगी, वैक्सीनेशन दर बढ़ने के साथ लोग प्रोटेक्ट होंगे, अस्पतालों में लोगों की जो जनसंख्या तेजी से जा रही है वो कम होगी तो ऑक्सीजन बेड मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग बच पाएंगे। इसके साथ में सेंटिमेंट इंप्रूव होगा। 14 दिन का आप लॉकडाउन कर लीजिए, इसको रबर बैंड की तरह मत खींचिए। कट द साइकिल। 14 डेज
एंड देन स्टार्ट ओपनिंग अप। आप बात मानिए, अगस्त तक आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगर मैं आपके माध्यम से एक आपको फिगर दिखा पाऊं जो कि यूएस में अभी आया है, यूएस की इकोनॉमी का स्केल है जो सिंपल इकोनॉमी है। अगर ये आपको मैं दिखा पाऊं, ये चित्र में दिखा पाऊं, ये वी शेप ग्राफ, ये वी शेप ग्राफ देखिए, ये इकोनॉमी यूएस की 5 पैंडेमिक को ब्रेक करके जो ये 5वां पैंडेमिक है, इसमें फास्टेस्ट रिकवरी है। मतलब 1900 से लेके 2020 तक में फास्टेस्ट रिकवरी है। पता है क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन से इकोनॉमी ओपन हो गई। अब करना क्या चाहिए आपको? शटडाउन करो, 14 दिन का टाइम दो, जो लोग हैं उनको सपोर्ट करो। आपके पास एक फर्दर रोड मैप होना चाहिए। देखिए विजय जी, आज आप जो दिखा रहे हैं, क्या यही तस्वीर आप क्या अगस्त तक चाहते हैं? यही तस्वीर क्या आप सितंबर तक चाहते हैं? अरे कट करिए, गैंग्रीन में इलाज। मनोज गैरोला सर, हमने आज कुछ तस्वीरें भी देखी, दिल्ली से तस्वीरें आई। कुछ मजदूर अपना घर जो किराए पर रहते थे वो छोड़कर आ गए सड़क पर और वहीं पर वो अपनी रात गुजार रहे हैं, वहीं पर वो रह रहे हैं। हालात ये भी है कि 23 करोड़ लोग जो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, उन लोगों का इनकम कम हो गया है। सर, एक कहावत है और इकोनॉमी में जो एक बात है कि एक पूरा सर्कल चलता है और वो सर्कल कहीं से भी ब्रेक हो जाए तो फिर इकोनॉमी को सर्वाइव करना या फिर उस इकोनॉमी को तेजी से आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जरा हम ऐसे दुमाहे पर खड़े हैं, दुमुहे रास्ते पर खड़े हैं जहां एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ इकोनॉमी जो है हमारी वो डैमेज हो सकती है। इसका खतरा मंडरा रहा है हमारे सर पर। विद्यानाथ जी आप देखिए, ऐसा है कि विद्यानाथ जी देखिए विद्या, डॉक्टर भार्गव मैं आपके पास वापस आता हूं। मनोज गिरोले जी सर। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि जो लॉकडाउन डॉक्टर भार्गव ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा कि लॉकडाउन क्यों आज की डेट में जरूरी है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो सबसे गरीब तबके के ऊपर पड़ता है। जैसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है उसमें कहा गया कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गई। गरीबी रेखा होती क्या है? गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में है 32 रुपए पर डे की इनकम। तो इसका मतलब कि वो बेचारे इतने गरीब हो गए कि एक दिन में 32 रुपए भी वो लोग कमा नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद, और ये तो पहले लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, और उस लॉकडाउन के बाद जिस समय शहरों में लॉकडाउन खुला उसके बाद वो बेचारे गरीब लोग जो पैदल चल के लाखों करोड़ों की संख्या में वो लोग वापस अपने गांव में गए थे, वो लोग जब वापस आए तो वापस आने के बाद उन लोगों को रोजगार जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, उनकी इनकम पहले से कम हो गई और वो बेचारे और ज्यादा गरीब हो गए। और एक और जो अनुमान है वो ये है कि उसमें से सिर्फ 70% लोग वापस आए, 1/3 के करीब लोग तो वापस ही नहीं आए। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में अगर लॉकडाउन तो जरूरी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये गरीब तबके को देखने की जिम्मेवारी पूरे समाज के ऊपर है। इसमें सबसे बड़ा रोल भारत सरकार का है, क्योंकि जब ये लोग वापस गए तो वापस जाने के बाद इनका रोजगार चलता रहे, इसकी जिम्मेवारी सरकार की थी। उसमें हमें क्या करना चाहिए कि अभी जो सबसे पहले हमारे पास मनरेगा एक योजना है जिसके तहत इनको हम रोजगार दे सकते हैं। मनरेगा में अभी 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है, उसको सरकार को बढ़ा के 100 से 150 दिन करना चाहिए। और मेरा तो ये भी मानना है कि पर डे की जो उसमें गारंटी है जिसमें 200 रुपए से 300 रुपए के बीच है अलग अलग स्टेट में, वो भी हमें मेरे ख्याल से उसको भी इंक्रीज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बजट में जो 73,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए रखा था वो एलोकेशन हमें बढ़ाना चाहिए, बढ़ा के 1.5 लाख करोड़ के करीब तो कम से कम होना ही चाहिए। और कई सारे रोजगार के साधन ऐसे हों जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये भी मानना है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कॉर्पोरेट हाउसेज के जो CSR फंड होता है या फिर कॉर्पोरेट हाउसेज जैसे कि बाहर के देशों में सामने आए और सामने आने के बाद उन्होंने सबने अलग अलग क्षेत्र में कोरोना से फाइट करने के लिए मदद करी, उसी तरीके से हम लोगों को भी जो हमारे जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं उनको CSR एक्टिविटी के तहत या बाकी चीजों के तहत ये देखना चाहिए कि ये बेचारे जो गरीब लोग हैं इनका रोजगार कम ना हो, और खास तौर से शहरी क्षेत्रों पे वो लोग फोकस कर सकते हैं। और एज ए कम्युनिटी विद्या, आपकी और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग भी एक कम्युनिटी के तहत एक ग्रुप बना के
जो भी हमारी क्षमता है, हम क्षमता के अनुसार किसी की मदद करें। तो ये मेरे ख्याल से आज की डेट में बहुत जरूरी है। और अगर हम सरकार की बात करें, ठीक है, हाँ जी सर, इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ सरकार का प्रयास होना चाहिए और दूसरी तरफ अलग अलग तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस मुश्किल वक्त से कैसे हम निकल सकते हैं, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। डॉक्टर भार्गव, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए, उसके बाद मैं आता हूं। डॉक्टर एसपी शर्मा हमारे साथ हैं। मैं मिस्टर मनोज की बातों से बिल्कुल वाकिफ रखता हूं। इसको ना दो तरीके से देखना है, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। मैं आपको फर्स्ट लॉकडाउन की बताता हूं। फर्स्ट लॉकडाउन के विदिन 4 महीने के बाद में इकोनॉमी की जो प्रिडिक्शन आ रही थी वो 9 से 10% की आ रही थी और आपका सेंसेक्स ऑल टाइम हाई था। वापस से बुओयंसी आने लगी थी बिकॉज ऑफ द सेंटीमेंट्स। हमको ये भी ध्यान रखना है, जब तक कोरोना मार्केट में रहेगा, मार्केट खुल नहीं सकता। जब तक कोरोना रहेगा तब तक आर्थिक पहिया नहीं चल सकता, क्योंकि लोगों के मन में भय है। अब ये देखिए, जो गरीब तबका है ये कहां से आता है? ये रोजगारी करता है, रोज की डेली वेजर्स हैं। ये डेली वेजर्स कौन से हैं? जो कारपेंटर्स हैं, जो आपके घरों में काम करते हैं। अगर आप मिडिल क्लास नहीं बुलाएगा इनको तो बहुत सारे काम। इंडस्ट्री कैसे खुलेगी? इंडस्ट्री तब खुलेगी जब वो वैक्सीन हो जाएगी या वैक्सीन पासपोर्ट निकल जाएगा। तो देखिए, एक शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम आज विद्यानाथ जी हम बात कर रहे हैं, इसको टाइम फ्रेम में देखिए। अगस्त में यही बात ना कर रहे हो, नवंबर में यही बात ना कर रहे हो, उसके लिए आज पहला पड़ाव है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। ठीक है सर, ठीक है सर। डॉक्टर एसपी शर्मा जी, डॉक्टर एसपी शर्मा जी, अब देखिए, एक तरफ जीवन है, दूसरी तरफ जीविका है। हम उस मोड़ पर खड़े हैं कि किसी को नहीं छोड़ सकते। अगर हम जीवन को छोड़ देंगे तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उससे लोगों की मौत हो रही है। जो आंकड़े हैं वो डरा देते हैं। दूसरी तरफ जीविका को लेकर भी जो समस्या पैदा हो रही है उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब करें तो करें क्या सर? देखिए, जो मेरे से पहले जो दो प्रवक्ता हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। एक तो सबसे बड़ी जो इस चीज की सोल्यूशन है, जो इसका एक उपाय है, वो वैक्सीनेशन ही है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। कोरोना को खत्म करने के लिए या कोरोना का कोई शॉर्टर पीरियड में कोई ऐसा उपाय नहीं है। इसको तो वैक्सीनेशन के जरिए ही खत्म करना होगा। अब वैक्सीनेशन कैसे किया जाए? वैक्सीनेशन करने के भी तरीके हैं कि या तो एक मास वैक्सीनेशन का जो कोई ऐसा टेन्योर चलाया जाए कि हम आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में पूरा कंट्री को वैक्सीनेट कर सकते हैं, या फिर इसका जो स्ट्रेटजी ओवरऑल अभी चली हुई है उसी को और तेज किया जाए, उसको और सक्षम बनाया जाए। तो दूसरी ओर मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम लॉकडाउन लगा भी लेते हैं तो 14 दिन के बाद क्या होगा, फिर 20 दिन के बाद क्या होगा? कोरोना तो जाने वाला नहीं है। तो कोरोना के साथ साथ अगर ये ठीक है कि अगर हमें लॉकडाउन की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमारे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लॉकडाउन भी एक उपाय है। लेकिन उस लॉकडाउन में हमें ये तय करना होगा कि हम कितने लोगों को उस लॉकडाउन में वैक्सीनेट कर पाएंगे, कितना हम लोगों को जो जरूरी चीजें हैं, ऑक्सीजन है, आईसीयू बेड्स हैं, कितने मुहैया कर पाएंगे, जो कि अभी भी हो सकते हैं, जो कि बिना लॉकडाउन के भी जो ये समस्याएं हैं, जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होना, आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी होना, लोगों को नॉर्मल बेड्स मिलना, तो ये सब चीजें अभी भी विदाउट लॉकडाउन भी की जा सकती हैं। तो अगर लॉकडाउन करके हम इनको और सक्षम बना सकते हैं तो लॉकडाउन एक तरीका हो सकता है। लेकिन सर, अभी आपने बताया डॉक्टर एसपी शर्मा जी, अभी एक चीज ये है, अभी लोगों के दिमाग में या जो चर्चा होती है वो ये होती है कि भाई पहले अपना जीवन बचाएं या फिर कमाएं, पहले क्या करें? अब सरकार के सामने भी यही दिक्कत है कि अगर वो लॉकडाउन कर दे तो अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता ही पड़ता है। वो हमने देख लिया पिछले लॉकडाउन में, और इस लॉकडाउन में भी अब उसकी तस्वीरें सामने आने लग गई है। लेकिन अब करें तो करें क्या? सवाल ये है सर कि क्या जो लॉकडाउन का तरीका है जो इस बार हम अपना रहे हैं वो सही तरीका है, जो पिछले साल हमने अपनाया था वो सही तरीका है, और फिर अर्थव्यवस्था को कैसे पकड़ कर रखें, कैसे बचाएं? सर देखिए, जो तरीका है, जो भी हमने अपनाया है, जो हमने स्टेट लेवल के लॉकडाउन्स किए हैं, जो पार्शियल लॉकडाउन्स किए हैं, ये बहुत अच्छा तरीका था। लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां ये रही कि हम लोगों को जो जरूरी चीजें थे वो मुहैया नहीं कर पा पाए। अगर इसी लॉकडाउन्स में, जो ये स्टेट लेवल के लॉकडाउन्स हैं, अगर ये ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती, अगर आईसीयू बेड्स की किल्लत नहीं होती, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्रभावशाली और सक्सेसफुल लॉकडाउन्स थे। तो लोगों को दिक्कत कहाँ पे हुई है? लॉकडाउन से दिक्कत नहीं हुई है,
जो फैक्ट्रीज हैं वो चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का सब सिस्टम चल रहा है, लोग इधर उधर आ जा भी रहे हैं, लेकिन जो लोगों को, जो बीमार हैं, उनको जो चीजें मुहैया नहीं हो पा रही हैं, जो ऑक्सीजन नहीं उनको मिल पा रही है, उसी वजह से दिक्कत है। तो अगर हम लॉकडाउन करके ये सब चीजें उपलब्ध करवा देंगे तो बहुत बड़ी चीज है। तो अगर ये चीजें लॉकडाउन होते ही सब चीजें मुहैया होनी शुरू हो जाएंगी तो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। लेकिन मनोज सर, अभी दिक्कत ये है ना कि कैसे मुहैया कराएं, और सवाल ये भी है कि अगर हम लॉकडाउन के दौरान ये सब तमाम चीजें या फिर जो आप राय दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ राय दे रहे हैं, वो काम अगर हम कर लें तो सब कुछ तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये सब क्या इतना आसान है सर? एक रिबटल देखिए ऐसा है कि आया डॉक्टर भार्गव, मैं आपके पास आऊंगा जी। देखिए ऐसा है कि आज हमारे सामने जो मेरे को लगता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ी कमी ये रही कि वैक्सीनेशन हमें जितना जल्दी करना चाहिए था हम कर नहीं पाए। हमें आज की डेट में 200 करोड़ वैक्सीन चाहिए ताकि हम एक सीजेबल पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर सकें, लेकिन आज हमारे देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी 7-8 करोड़ वैक्सीन पर मंथ की है, और अगर हम उसको इंक्रीज करें जैसा कि अभी प्लानिंग में है, प्राइवेट कंपनियों ने बोला है, वो भी 10-12 करोड़ से मंथ की, जहाँ की हमें 50 करोड़ वैक्सीन जी 15 करोड़ का ही किया हुआ है। जिस तरीके से अभी वैक्सीन का हमारा ड्राइव चल रहा है, उस तरीके से मेरे को लगता नहीं कि 1-1.5 साल से पहले हम लोग अपनी पॉपुलेशन को हम लोग वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो हमें इसको एक्सपीडाइट करना है, इसको हमें बहुत तेज करना है, और इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है। अगर हम सोचे कि किसी बाहर की कंपनी से वैक्सीन खरीद लेंगे तो वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। हमें हमारी जो इन हाउस कैपेसिटी है, हमारी जो 2 कंपनियां हैं, उन्हीं की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। उनके पास ही 50-60 करोड़ के एडवांस हमें ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही हमें उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये स्टेट की ही जिम्मेवारी है। ये स्टेट की भी जिम्मेवारी है। डॉक्टर भार्गव, बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब वक्त खत्म हो गया, सिर्फ 30 सेकंड सर, मैं शर्मा जी से बोलना चाहूंगा। शर्मा जी, अगर 1 लाख केसेस आते तो ऑक्सीजन की डिमांड कभी कमी नहीं होती। 4 लाख केसेस आ रहे हैं, 6 लाख केसेस आ रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। जो दूसरी बात इकोनॉमी को चलाने वाली बात है, वो सिर्फ इसलिए है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। अगर बड़े टाउन से डिमांड नहीं होगी तो आप कितना भी सप्लाई कर लीजिए, इकोनॉमी का पहिया नहीं चल पाएगा। तो दोनों में सिंक्रोनस होना जरूरी है। लॉकडाउन से हम नंबर्स कम करेंगे, नंबर्स कम करने से ये लोगों में सेंटीमेंट आएगा कि अगर मैं बीमार भी पड़ूंगा तो मेरा इलाज हो जाएगा और इकोनॉमी वापस खुलने लगेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत इतना ही देता है। डॉक्टर भार्गव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एसपी शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोज सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ये जानकारी लोगों से साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।